सो हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि हमारा क्लास 9 का बायोलॉजी का है। चैप्टर 1 दी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे रॉबर्ट हुक की डिस्कवरी। तो ये हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऐसे ही बस ठीक ठाक सा बना दिया था अपना एक माइक्रोस्कोप। हालांकि उस टाइम पे बहुत तगड़ा माइक्रोस्कोप होता था। बिकॉज उन्होंने देखो, सबसे पहले उन्होंने डिस्कवरी की थी बेसिकली बहुत थिन स्लाइस एक कॉर्क जो बेसिकली हमारा एक तरह से वुड कह सकते हैं, जो कि एक ट्री का बार से निकलते हैं। दिस वॉज इन ईयर 1665 और ये उन्होंने ऑब्जर्वेशन जो की थी उन्होंने 1665 में की थी। तो उन्होंने बेसिकली अगर आप डायग्राम में देखें तो आपको दिखेगा एक यहाँ पे उनका माइक्रोस्कोप सा दिख रहा है, जिसमें स्पेसिमेन होल्डर पे देखें तो उसमें एक चीज लटकी सी दिख रही है सस्पेंडेड टाइप से, वही हमारा जो कॉर्क है। तो बेसिकली इसकी उन्होंने जो स्टडी की थी और उसमें उन्होंने लाइक जो स्ट्रक्चर बेसिकली जब हम माइक्रोस्कोप के अंडर देखते हैं तो हमें मोस्टली हनी कॉम्ब जैसे दिखता है, यानी जो मधुमक्खी का एक छत्ता आप कह सकते हो। तो वैसे दिख रहा है जिसमें बहुत छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स थे। तो यही बेसिकली हमारा सेल था उस टाइम पे। सेल मतलब आज के टाइम पे भी सेल एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब जो है लिटिल रूम होता है। और जब उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी तो उनकी जो डिस्कवरी वो सक्सेसफुल नहीं रही थी, क्योंकि उन्होंने बेसिकली डेड सेल डिस्कवर कर दिए थे, जबकि उन्हें एक नॉर्मल लिविंग सेल डिस्कवर करने की सोच रहे थे। तो लिवनॉक की डिस्कवरी ऑफ सेल। तो इन 1674 इनका भी एक ऐसा माइक्रोस्कोप था जिन्होंने बेसिकली इनकी ऑब्जर्वेशन जो थी वो थी डब्ल्यू आरबीसी और ई सेल, स्पर्म सेल और बैक्टीरिया सेल। तो उन्होंने 1674 में डिस्कवरी की थी। बेसिकली उनकी फर्स्ट डिस्कवरी थी इस वाले माइक्रोस्कोप, जो कि आप फिगर 3 में देख सकते हैं। बेसिकली उन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी जो कि पॉन्ड में था बेसिकली। तो अगर डायग्राम में देखें तो आपको सैंपल होल्डर सा दिखेगा जिसपे शायद वो अपना देख सकते हैं, और सैंपल ट्रांसलेटर पे शायद जो है जो भी वाटर वगैरह उन्होंने डाला था वो वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, जिससे हम उसकी इमेज जो है देख सकते हैं। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। अब रॉबर्ट ब्राउन ने भी एक माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया था, मतलब उन्होंने बनाया था। और उनकी जो डिस्कवरी थी वो बेसिकली थी कि उन्होंने बेसिकली स्टडी की थी एपिडर्मिस की ऑफ द ऑर्चिड अंडर द माइक्रोस्कोप। और उन्होंने नेकेड ओव्यूल ऑफ जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स की भी डिस्कवरी की थी। और ये उन्होंने जो भी बनाया था वो एक स्कॉटिश बोटानिस्ट एंड पैलो बोटानिस्ट थे जिन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी 1831 में। और उन्होंने न्यूक्लियस का नाम तभी दिया था जो कि हम आज भी हमारी जो है बहुत सारी साइंस की चीज़ें होती है, केमिस्ट्री हो गई, बायोलॉजी हो गई, फिजिक्स हो गई, उसमें हम यूज़ करते हैं। परकिंजी नेमिंग फॉर सेल। अब परकिंजी बेसिकली 1839 में एक टर्म दी थी प्रोटोप्लाज्म, जो कि हमारे काफी रिलेटेड है साइटोप्लाज्म से, पर बहुत अलग है। फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ सेल, यानी सेल में जो एक फ्लूइड सब्सटेंस होता है उसको हम प्रोटोप्लाज्म कह सकते हैं। ही ऑल्सो प्रपोज मैनी थ्योरीज फॉर, उसने बहुत सारी और भी थ्योरीज बताई थी सेल के लिए। सेल थ्योरी बेसिक किसने डिस्कवर की थी वो है हमारे थेडो शिवन, जिन्होंने डिस्कवरी की थी 1839 में, और मैथ्यूज जैकोब शिनलिन 1838। अब जो कि हमारी बता रहे हैं इसमें, Theodore Shevin 1839 and Matthias Jacob Schilling 1838 proposed the cell theory, which is following. All living organisms are composed of one or more cells. The cell is the most basic unit of Schilling's story of free cell formation through crystallization was refuted in the 1850s by Robert Remak, Red Virtue, and Albert Colliner. In 1855, Rudolf Virchow added to the third tenet of cell theory. In Latin, the tenet states omnis cellula e cellula, यानी इससे हम बेसिकली लैटिन में omnis cellula e cellula बोलते हैं, जिसका मतलब होता है कि all cells arise from only pre-existing cells, यानी जो हमारे नए सेल्स बनते हैं, न्यू सेल्स बनते हैं, वो हमारे प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं, जो हमारे पुराने सेल होते हैं, जो कि इसे हम पेरेंट सेल भी कहते हैं। और 1940 में इट इज पॉसिबल टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ सेल, यानी 1940 में अब ऐसा बन गया था कि हम उसमें इजीली देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड उसके जो वेरियस पार्ट्स हैं। और डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। अब यूनिसेलुलर का मतलब जो होता है वो हमारा हो जाता है कि जिसमें सिंगल सेल है, और जैसे कि एग्जांपल हमने पढ़ा भी होगा शायद, अमीबा, पैरामीशियम, क्लेडोमेडिंग,
बैक्टीरिया। और मल्टी सेलुलर में हमारी चीजें आ जाती हैं जिसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, जैसे कि प्लांटे किंगडम, एनिमल किंगडम एंड फंगाई। फंगाई में बहुत सारे सेल्स होते हैं तो इसलिए उसे मल्टी सेलुलर में डाल दो। हिप्टोनिक सॉल्यूशन, अब डायग्राम में आप देख सकते हैं हिप्टोनिक क्या कैसा होता है उसका डायग्राम। इफ द मीडियम सराउंडिंग द वाटर सेल इज हायर वाटर कंसेंट्रेशन देन द सेल। अब जो कि मीडियम सराउंड कर रहा है हमारे सेल को, अगर उसमें वाटर जो है हायर वाटर कंसेंट्रेशन है, तो मीनिंग दैट आउटसाइड सॉल्यूशन वेरी डाइल्यूट, एंड जो बाहर का सेल सॉल्यूशन है हमारे सेल के वो बहुत डाइल्यूट होगा। द सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस, और जो सेल है वो वाटर गेन कर लेगा ऑस्मोसिस से। हियर द सेल इज लाइकली टू बी स्वेल अप हिप्नोलाइज। तो बेसिकली हाइपरटोनिक का डायग्राम आप देख ही सकते हैं। और अब आ जाते हैं हमारे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इफ द मीडियम हैज एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसेंट्रेशन एज द सेल, अब जो कि हमारा मीडियम बाहर है सेल के, उसमें अगर हमारा सेम कंसेंट्रेशन है वाटर का, तो वहां पे कोई भी मूवमेंट नहीं होगी वाटर अक्रॉस इन द सेल मेम्ब्रेन, सेल की मेम्ब्रेन के आसपास में। इन दिस सेल विल बी इन सेम साइज, अब ये जो सेल होंगे हमारे सेम साइजेस के होंगे, आइसो इक्वल। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इफ द मीडियम हैज लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल, अब अगर मीडियम में ही लोअर कंसेंट्रेशन है वाटर का देन द सेल, तो उसका मतलब होगा दैट इज द सेल इज वेरी कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन, मतलब वो एक बहुत ही ज्यादा कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। द सेल विल लूज वाटर बाय ऑस्मोसिस, अब वो जो हमारा एक था वो गेन कर रहा था, अब इसमें क्या होगा, ये लूज कर देगा। सो इन दिस सेल विल श्रिंक, हाइपर मीन्स मोर। अब हाइपर का जो मतलब होता है मोर होता है, और इस कंडीशन में हमारा जो सेल है वो श्रिंक हो जाएगा, यानी उसका जो बेसिकली एरिया है वो श्रिंक हो जाता है। The plasma membrane is flexible and is made up of organic molecules called lipids and proteins. अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है एंड वो बेसिकली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से मेड अप होती है, जिसे हम लिपिड्स एंड प्रोटीन्स कहते हैं। अब द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो एनेबल द सेल टू एनगल्फ इन फूड एंड अदर मटेरियल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरमेंट। अब जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है सेल की मेम्ब्रेन की, वो बहुत चीज़ें एनेबल कर देती है, जैसे कि इनगल्फ इन फूड एंड अदर मटेरियल्स फ्रॉम इट एक्सटर्नल इन एनवायरमेंट। सच प्रोसेस इज नोन एज एंडोकिटोसिस। अब ऐसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। अब हम पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में, तो डायग्राम एक बार आप देख ही सकते हो, जिसमें यहाँ पे वैक्यूल देख सकते हैं, और क्लोरोप्लास्ट हमारा ये देख सकते हैं जो ग्रीन ग्रीनिश पार्ट है, साइटोप्लाज्म हमारा ये हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया हमारा ये हो जाएगा, जो कि हमारा पावर जनरेशन होता है, पावर जनरेशन हाउस होता है एक सेल का। सेल वॉल हमारी जो है, अब ये देख सकते ग्रीन वाली जो आप देख सकते हो, और न्यूक्लियस हमारा जो है ये वाला पार्ट हो जाएगा पर्पलिश। वो सेल वॉल, इट इज अ रिगिड आउटर कवरिंग, मतलब वो जो है ये आप जो कवरिंग अगर देख सकते हैं तो इसे हम बोलेंगे आउटर कवरिंग, यानी सेल वॉल। इट इज लायर्ड आउटसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अब ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आगे लाइज करती है, मतलब उसके बाहर। प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, अब जो प्लांट सेल वॉल है तो मेनली कंपोज होती है सेलुलोज की। सोल इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट। व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल्स लूजेस वाटर, अब अगर कोई लिविंग प्लांट सेल वाटर लूज करता है ऑस्मोसिस की प्रोसेस के साथ, तो वहां पे श्रिंकेज हो सकता है और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कंटेंट्स अवे फ्रॉम द सेल। अब जो कंटेंट्स है वो सेल वॉल से दूर भी जा सकते हैं। द फिनोमिनन इज कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस। अब जो ये फिनोमिनन होता है इसे हम कहते हैं प्लाज्मोलिसिस। सेल वॉल परमिट द सेल ऑफ प्लांट्स, अब जो सेल वॉल होती है वो परमिट करती है सेल ऑफ प्लांट्स, फंगाई एंड बैक्टीरिया टू विदस्टैंड वेरी डाइल्यूट, मतलब वो बहुत डाइल्यूट हो सकते हैं एक्सटर्नल मीडिया विदाउट बर्स्टिंग, मतलब वो बिना बर्स्ट हुए डाइल्यूट हो सकते हैं। तो अब हमारा दूसरा ऑर्गन है सेल्स का, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस एक डबल लेयर्ड सब्सटेंस होता है, जो आप डायग्राम में देख ही सकते हैं। इसकी कवरिंग को हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, और इसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि रॉड शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं। उसके बाद जो क्रोमोसोम्स होते हैं इनके अंदर इंफॉर्मेशन होती है, और उनके पेरेंट सेल्स की इनहेरिटेंस होती है, जो कि डीएनए के सेल्स में आगे जाती है, मतलब पेरेंट से डॉटर सेल्स तक ट्रांसफर होती है। क्रोमोसोम्स के अंदर हमारे डीएनए और प्रोटीन होता है। इसका फंक्शनल सेगमेंट जेनिक है,
जीन कहलाता है। फिर होता है हमारा क्रोमेटिन मटेरियल्स, जो कि एक इंटेंगल्ड मास की तरह हम देख सकते हैं। यहाँ आप डायग्राम में देखोगे सारे पार्ट्स हमारे लेबल्ड हैं। इस डायग्राम के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा जब भी सेल डिवाइड होता है तो फिर जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो क्रोमोसोम के अंदर ऑर्गेनाइज हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे दो तरह के सेल हैं, एक है प्रोकैरियोटिक सेल और एक है यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल का साइज जो होता है वो जनरली 1 से 10 माइक्रोमीटर में होता है। मीटर और माइक्रोमीटर में कंफ्यूज नहीं होना है। और यूकैरियोटिक का 5 to 10 माइक्रोमीटर होता है, ये ज़्यादा बड़ा होता है प्रोकैरियोटिक से। न्यूक्लियर रीजन, इसका जो न्यूक्लियर रीजन होता है वो ज़्यादा डिफाइन नहीं होता और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है, जिसे हम लोग न्यूक्लियाइड भी कहते हैं। लेकिन इसका वेल डिफाइंड होता है और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। ये हमारी सिमिलैरिटी है पर इसमें डिफरेंसेस भी बहुत हैं। इसके अंदर यूकैरियोटिक के अंदर एक क्रोमोसोम से ज़्यादा होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक के अंदर सिर्फ एक क्रोमोसोम होते हैं। प्रोकैरियोटिक के अंदर हमारे मेम्ब्रेन्स जो होते हैं वो सेल ऑर्गेनल्स मतलब उसके ऑर्गन्स को बेसिकली एब्सेंट रहते हैं। और यूकैरियोटिक में जो मेम्ब्रेन्स होते हैं वो उसके अंदर रहते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक में वो नहीं रहते हैं, एब्सेंट होते हैं। जो मेम्ब्रेन के हम लोगों का सिग्निफिकेंस है वो हम वायरस की वजह से वायरस से हम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि वायरस के अंदर मेम्ब्रेन नहीं होता और इसलिए वो लाइफ के कोई भी कैरेक्टरिस्टिक नहीं दिखाते जब तक वो किसी लिविंग बॉडी के सेल्स में नहीं जाते, ताकि वो मल्टीप्लाई कर सके। उसके बाद है टाइप्स ऑफ सेल्स। तो यहाँ पे दो डायग्राम्स दिए हुए हैं। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेके दे सकते हैं। तो ये हमारा पहला डायग्राम है। तो ये आप देख सकते हैं पाइलस, कैप्सूल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियोइड। इसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे स्लाइड्स में पढ़ेंगे। ये भी एक एनिमल सेल है और ये एक प्लांट सेल है। तो ये एनिमल सेल में आप देख सकते हैं डिफरेंस कितना है एक प्लांट सेल से। अब हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम एआर भी कहते हैं। ये बहुत बड़ा नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन्स का, जिसके अंदर बॉन्ड ट्यूब्स और शीट्स होते हैं। ये दो तरह के होते हैं। पहला होता है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये ऐसा इसीलिए है क्योंकि इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं राइबोसोम्स, ये सरफेस से अटैच होते हैं और ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। उसके बाद है दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये फैट मॉलिक्यूल्स की मैन्युफैक्चरिंग में और लिपिड्स की मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेल फंक्शन है। इनमें से कुछ प्रोटीन और लिपिड्स सेल मेम्ब्रेन के बिल्डिंग में भी हेल्प करते हैं और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बायोजेनेसिस। इसको आप नोट्स में लिख सकते हैं और पहले जो भी हम लोगों ने ऐसे टर्म्स बताए हैं उसको भी आप नोट्स में लिख लीजिएगा। ईआर का एक फंक्शन है कि ये एक चैनल की तरह है जो मटेरियल सप्लाई करता है बाकी सेल्स के ऑर्गेनेल्स को, स्पेशली प्रोटीन को। अब हमारा गोल्गी apparatus। डायग्राम में ही आप देख सकते हैं इसके सारे पार्ट्स लेबल है और ये कैमिलो गोल्गी ने डिस्क्राइब किया था, इसीलिए इसका नाम गोल्गी है। इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स के सिस्टम्स होते हैं जो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, स्टैक्स में या फिर सिस्टम्स में। जो मटेरियल होता है वो ईआर के पास सिंथेसाइज होता है और दूसरे टारगेट सेल के बाहर और सेल के अंदर डिस्पैच किया जाता है। इसका मेन फंक्शन स्टोरेज है, मॉडिफिकेशन है और बहुत सारे प्रोडक्ट्स वेसिकल्स में पैक करना है। गोल्गी apparatus फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स में भी बहुत इन्वॉल्व होता है। उसके बाद है हमारा लाइसोसोम्स, जो गोल्गी apparatus से बनता है। लाइसोसोम्स एक वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम की तरह है। ये सेल को क्लीन करते हैं डाइजेस्ट करके कोई फॉरेन मटेरियल या फिर सेल ऑर्गेनल से निकला हुआ कोई वेस्ट मटेरियल। ये एक वेस्ट ईटिंग पार्ट की तरह है और ये भी एक ऑर्गेनल ही है।
ये ऐसा इसलिए करता है क्योंकि इनके अंदर बहुत पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो हमारे स्टमक के अंदर भी होते हैं, और ये सारा ऑर्गेनिक मटेरियल डाइजेस्ट कर लेते हैं। कुछ बार लाइसोसोम्स वर्स्ट भी करते हैं और अपना ही सेल डाइजेस्ट कर देते हैं। उसको हम कहते हैं सुसाइड बैग्स ऑफ सेल। इस टर्म को भी आप नोट कर लीजिएगा। ये एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल होते हैं जिनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, और ये RER की मदद से बने होते हैं। फिर हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा। इसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। ये एनर्जी को ATP के मॉलिक्यूल्स में रिलीज करता है। ATP का फुल फॉर्म है एंडेनोसिन ट्राइफोस्फेट। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। ये सेल के अंदर करेंसी की तरह है, और ये एक डबल लेयर बाउंड ऑर्गेनेल है बाकियों की तरह। इसके अंदर इसका खुद का DNA और राइबोसोम्स है जो बहुत ऑर्गेनेल्स में मिसिंग होता है। माइटोकॉन्ड्रिया ये सब अपने प्रोटीन्स की वजह से कर पाता है। और डायग्राम में आप देख सकते हैं सारे जो इसके पार्ट्स हैं, और इन डायग्राम्स को आप स्क्रीनशॉट लेके दे सकते हैं ताकि आपको ये याद रहे। तो ये यहाँ पे राइबोसोम्स भी थे। और ये अब हमारा नेक्स्ट है प्लास्टिड्स। ये सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं, ये आपको याद रखना है। एनिमल सेल में आएगा तो फिर प्लास्टिड्स नहीं होंगे। ये इसके 3 टाइप होते हैं। एक होता है क्रोमोप्लास्ट जो आपने पहले भी पढ़ा होगा, ये कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं। एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, नॉन कलर्ड, क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन कलर प्लास्टिड्स, जो कि आप डायग्राम में फिर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कलर से। जो ल्यूकोप्लास्ट है ये स्टोरेज के लिए स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन के ग्रैन्यूल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो प्लास्टिड्स है वो अपना खुद का DNA रखते हैं और राइबोसोम्स रखते हैं, बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। आप डायग्राम देख सकते हैं। ये प्रोप्लास्टिड व्हाइट कलर का, ग्रे कलर का हमारा एटियोप्लास्ट है, ये रेड कलर में हमारा क्रोमोप्लास्ट, ग्रीन में क्लोरोप्लास्ट, और एक और ग्रीन में ल्यूकोप्लास्ट। फिर हमारे पास एमाइलोप्लास्ट भी ब्राउन में, येलो में हमारे पास एलियोप्लास्ट, और ब्लू में हमारे पास प्रोटीनोप्लास्ट। इनके बारे में आप 10th में पढ़ेंगे। फिर हमारे पास वैक्यूल्स। ये आपने अमीबा में एक पढ़ा होगा, ये एक लोकोमोटिव पार्ट की तरह भी कभी कभी कभार काम करता है। तो ये स्टोरेज सैक्स होते हैं सॉलिड और लिक्विड कंटेंट के लिए एक सेल में। ये बहुत स्मॉल होते हैं एनिमल सेल में, लेकिन प्लांट सेल में बहुत बड़े होता है क्योंकि इन्हें बहुत कुछ स्टोर करना होता है। द सेंट्रल वैक्यूल्स ऑफ सम प्लांट सेल में ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ सेल वॉल्यूम। ये आप नोट कर लीजिएगा कि ये कितना परसेंट अपने सेल का लेते हैं, 50 to 90% कुछ प्लांट्स में, लेकिन एनिमल्स में छोटा होता है। ये जो प्लांट सेल वैक्यूल्स होते हैं ये टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्लांट सेल को देते हैं। वैक्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स में। ये एक और ऑर्गन है जो ट्रांसफर ऑफ मटेरियल करता है। ये आप कमेंट्स में बताइएगा कौन सा था वो। इसके डायग्राम में आप देख सकते हैं इसके पार्ट्स, टोनोप्लास्ट, सेल सैप और सेंट्रल वैक्यूल। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, और थैंक यू अगर आपने हमारी वीडियो देखी, और अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आगे वाली वीडियो में जो आती रहेंगी उसमें हम बायोलॉजी जो पूरी कवर करेंगे और साथ में केमिस्ट्री और फिजिक्स भी कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू।